Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic ताइवान इशू। आज इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो ताइवान का इशू है इसको समझें हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताइवान इशू का बैकग्राउंड क्या है, कि ताइवान इशू कब से जो है ये स्टार्ट हुआ, और ये क्या चाइना का पार्ट है, और क्या ये एक अलग रियासत है या कोई अ, किस के अंदर आता है ये, या उनको किस तरह की गवर्नमेंट है इनकी, और क्या यूएसए का क्या व्यू पॉइंट है इस ताइवान के ऊपर, उनकी क्या पॉलिसी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाई ताइवान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूएसए। यूएसए क्यों ताइवान के इशू के ऊपर चाइना से वो जो इनके टेंशन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों जो है ताइवान को देखता है यूएसए। तो इन क्वेश्चंस को आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ताइवान को करंटली समझना है तो हमें बैकग्राउंड और हिस्ट्री इस चीज़ की, इस टॉपिक की हमें समझनी पड़ेगी। पहले अगर हम चाइना की थोड़ी हिस्ट्री देखें, चाइनीज़ एम्पायर की बड़ी तारीख है, इनकी हज़ारों साल पुरानी ये तारीख है, चाइनीज़ एम्पायर्स रही है, और चाइना के अंदर बहुत से रूल्स जो है ना डायनेस्टिक रूल्स रहे हैं। अगर हम जो है 1912 से पहले की बात करें तो ये हमें पता लग जाता है। उसके अंदर एक किंग जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी जो है चाइना में, वो लास्ट जो है डायनेस्टी थी, जो तकरीबन 2000 साल जो है ना, 2000 साल पहले या से ज़्यादा जो है ना इन्होंने हुकूमत की। किंग डायनेस्टी जो थी वो इसको 1912 में जो है रेवोल्यूशन के ज़रिए चाइना में इसको हटा दिया गया था। ये लास्ट जो डायनेस्टी थी चाइना में, रेवोल्यूशन आया 1912 में, ये डायनेस्टी किंग डायनेस्टी ख़त्म की गई। तकरीबन 2000 साल इनका जो इससे भी ज़्यादा इनका रूल रहा इसका किंग डायनेस्टी का। तो इस 1912 में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। 1912 से में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। उनका जो प्रेसिडेंट पहला बना सुन यात सेन। सुन यात सेन को फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। सुन यात सेन जो है इन्होंने 1912 में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना कायम की, और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 से लेकर 1949 तक ये रही रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इनको जो रूल कर रहे थे वो रूल कर रहे थे क्यूमनतांग जो है ये पार्टी थी, क्यूमेनतेंग पार्टी। क्यूमेनतेंग पार्टी रूल कर रही थी। इसको नेशनलिस्ट भी कहते हैं, नेशनलिस्ट। तो ये रूल कर रहे थे 1912 से लेकर 1949 तक। ये आप समझें पहले कि रिपब्लिक ऑफ चाइना थी 1912 से लेकर 1949 तक। तो ये उसको रूल कौन कर रही थी? क्यूमनतांग पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी। अब देखते हैं कि चाइना के अंदर सिविल वार लगी, और सिविल वार के नतीजे में जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी कहते हैं इसको। सीसीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुई कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी, और उनको सपोर्ट रशिया ने भी, सोवियत यूनियन ने भी दी उस वक्त, क्योंकि वो कम्युनिज़्म रेवोल्यूशन रशिया में आ चुका था। उसके बाद कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट कर रहे थे। तो चाइना के अंदर भी कम्युनिज़्म पार्टी आई, और वो कम्युनिज़्म चाइना के अंदर सिविल वार लगी। सिविल वार के नतीजे में 1949 में माओ ज़ेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह था, सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने माओ ज़ेडोंग ने फतह हासिल कर ली चाइना के ऊपर, उन्होंने कंट्रोल किया। और सिविल वार के नतीजे में कम्युनिस्ट पार्टी जीतने के बाद माओ ज़ेडोंग ने कायम की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बनी, और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी। जो नेशनलिस्ट थे, जो क्यूमनतांग पार्टी थी, वो प्रो डेमोक्रेसी पार्टी थी, और वो उनको यूएसए की तरफ से सपोर्ट भी थी। तो हमने ये देखा 1949 में कम्युनिस्ट जो सक्सेस मिली कम्युनिज़्म को, कम्युनिस्ट पार्टी कायम की गई, और उसके बाद जो है ना माओ ज़ेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। ये सबको पता होना चाहिए कि डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में।
1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी अंडर माओ जेडोंग लीडरशिप और कम्युनिस्ट ये बन गया चाइना 1949 में। इससे पहले क्या था, वो था रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 से लेकर 1949 तक। और इसको जो है ना ये तकरीबन ये इनको नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, ये प्रो डेमोक्रेसी थे। तो इनकी सिविल वार के नतीजे में कम्युनिज़म को फतह मिली और ये चाइना कम्युनिज़म बन गया। अब बात आती है कि जो है ना कि ताइवान का क्या इसमें कैसे वो इवाल्व हुआ। अब ये हमने थोड़ी तारीख देख ली। अब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था उसको जो रूल कर रहा था वो हमने देखा क्यूमनतांग पार्टी रूल करती। अब क्यूमनतांग पार्टी जब सिविल वार के नतीजे में कम्युनिज़म ने जीत लिया तो ये पार्टी क्यूमनतांग पार्टी जो नेशनलिस्ट थे ना, वो नेशनलिस्ट से चले गए ताइवान, एक आइलैंड है ताइवान आइलैंड में। वो उनकी गवर्नमेंट, उनके लीडर्स नेशनलिस्ट जो थे, क्यूमनतांग काइशेंग उनका रूलर था, तो वो जो से सारे जो है ना वो ताइवान में चले गए। ताइवान एक आइलैंड है, ये एक मेनलैंड चाइना है। सपोज़ करें ये मेनलैंड पूरी चाइना आपस में कनेक्टेड है, बीच में ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान स्ट्रेट एक पानी है, फिर ये इस स्ट्रेट के साथ ये आइलैंड है ताइवान। तो ये मेनलैंड से जुड़ा नहीं हुआ, बीच में आइलैंड है। ये आइलैंड है ताइवान और बीच में स्ट्रेट है, पानी है। तो ये इससे आइलैंड जो है ना ये ताइवान यहाँ पर ये लोकेट है, तो ये बीच में पानी है, स्ट्रेट ताइवान स्ट्रेट है। तो ये सारे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले थे, नेशनलिस्ट थे, क्यूमनतांग पार्टी वाले थे, वो चले गए। अपनी जो शिकस्त जब उनको नज़र आई पूरी चाइना के ऊपर कम्युनिस्ट का कब्ज़ा हुआ, तो ये जो क्यूमनतांग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी ना, वो ताइवान में इस आइलैंड में जाके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेल्फ रूल कायम किया। बीच में पानी था, तो ये जो है ना यहाँ पर चले गए। तो उस आज तक ये गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पर ताइवान के अंदर ये प्रो जो है वेस्ट हैं, प्रो अमेरिका है। अमेरिका उस वक्त भी इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये जो है अभी देखें कि आज तक ये ताइवान में ये जो है ना इस आइलैंड में मौजूद हैं, और ये जो है ना इनको वेस्ट भी सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, क्योंकि ये लेजिट सारे जो इससे पहले, क्योंकि चाइना के रेवोल्यूशन के जो 1949 में आया से कम्युनिज़म से पहले, तो क्योंकि पूरी चाइना के ऊपर तो इनका जो है ना लीगल राइट था, या वो इनके ऊपर पूरी चाइना के ऊपर कौन रूल कर रहा था, वो तो क्यूमनतांग पार्टी कर रही थी जो नेशनलिस्ट थे 1949 तक। अगर वो उनकी जो आपस में सिविल वार आपस में लड़े, कम्युनिस्ट जीत गए और माओ आ गया, तो ये इनकी गवर्नमेंट चली गई ताइवान में। आज तक वहाँ पे ताइवान में ये मौजूद है। अब क्या ये चाइना का पार्ट है? तो ये चाइना कंसीडर्स ताइवान इट्स अ पार्ट, क्योंकि तारीखी तौर पर ये इनके चाइना के अंडर में रहा है। हालांकि इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे और ममालिक ने भी इसके ऊपर कब्ज़ा किया है। देखें, डच ने भी किया तारीखी तौर पर, और जापान ने भी किया तारीखी तौर पर। चाइना का भी इसके आइलैंड के ऊपर कब्ज़ा रहा है। तो चाइना कंसीडर्स ताइवान इट्स पार्ट, ये कहता है ये चाइना का सूबा है, पार्ट है। और चाइना का ये है कि वो कंसीडर कर रहे हैं, ये इनकी लीडरशिप के अभी वो यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी जब ये ताइवान जो है चाइना कम्युनिस्ट चाइना के साथ मिल जाएगा, फिर जाके यूनिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो चाइना का मानना है, कम्युनिस्ट चाइना का, कि भाई ताइवान को हम अपने इस मेनलैंड में मिला लेंगे, ये फिर जाके हमारी जो यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो चाइना कंसीडर्स ताइवान इट्स पार्ट। और दूसरा उनका व्यू ये भी है कि वो फॉलो करते हैं यहाँ इसको वन चाइना टू सिस्टम्स। उनकी जो लीडरशिप है ये भी कहती है कि चलो हिस्टोरिकली अगर ताइवान के अंदर है ये अगर डेमोक्रेसी को या उसके इंस्टीट्यूशंस को ओपन रखना चाहते हैं, तो चाइना चाहता है ये एक ही कंट्री रहेगा, चाइना पूरा चाइना होगा, ताइवान भी इसके अंडर वन चाइना होगा, लेकिन टू सिस्टम्स होंगी। अगर यहाँ पर मेनलैंड में कम्युनिज़म है, यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी को वो फॉलो करना चाह रहे हैं तो उनको इजाज़त दी जाएगी, उनके राइट्स प्रिविलेजेस सारे प्रोटेक्ट होंगे अंडर वन चाइना पॉलिसी। ये इनका व्यू है। लेकिन चाइना वन ही है, चाइना दो चाइना नहीं है। चाइना का मानना है कि इट्स वन चाइना, हम आपको हमारे साथ मिल जाएं और हम आपको आपके रिस्पेक्ट करेंगे इदारों की, आपके इंस्टीट्यूशंस की। टू सिस्टम भी होंगे,
यहाँ पे कम्युनिज्म होगा, अब जमहूरियत होगी इस आइलैंड में, लेकिन ये पूरा चाइना का पार्ट रहेगा। तो ये इनका व्यू हमने देखा, चाइना का व्यू। अब देखें ताइवान क्या चाहता है, ताइवान के क्या व्यू है। ताइवान में मोस्टली जो लोग हैं वो इस जो करंट स्टेटस को है, यहाँ पर कम्युनिज़्म है, यहाँ पर अगर जो है डेमोक्रेसी है, तो इस चीज़ को बरकरार रखना चाहते हैं। मोस्टली ये पब्लिक पोल्स हैं, ओपिनियंस हैं लोगों के कि ये स्टेटस को करंट है इसको महफूज रखा जाए, ये भी है। और दूसरे व्यू कुछ लोगों का जो मानना है, क्यूमनतांग पार्टी जो अभी अपोजिशन में है, तो वो जो है ताइवान में जो है ना, उनका व्यू है कि पूरा जो है ना चाइना इनका है। जो इससे पहले चाइना रूल करता रहा है, चाइना के ऊपर ये क्यूमनतांग रूल करती रही है 1912 से लेकर 1949 तक। वो कहते हैं कि चाइना पूरा जो है ना इनका लीगल राइट नेशनलिस्ट का है, क्यूमनतांग पार्टी का है। मंगोलिया, तिब्बत, ताइवान, चाइना पूरा इनके अंडर था पहले भी। तो ये असल मालिक जो है ना ये नेशनलिस्ट हैं चाइना के पूरे। और तीसरा व्यू ये भी है, कुछ ताइवानीज़ जो है ना इसको जो है ना इस आइलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट देखना चाहते हैं। उसके अंदर करंटली जो है ना एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है चाइना के अंदर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। मिस साई वो प्रेसिडेंट है। वो चाहती है कि ताइवान को आज़ाद जो है किया जाए, एक इंडिपेंडेंट रियासत जो है इसको कायम किया जाए। लेकिन इसके ऊपर चाइना का सख्त रिएक्शन है। चाइना का मानना है अंडर जी जिनपिंग अगर इसी ताइवान ने अगर आज़ादी डिक्लेयर की तो जो है वो फोर्सफुली यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे, अटैक करेगा चाइना ऑन ताइवान, और ये जो है होने नहीं देगा। ये सख्त रिएक्शन है चाइना का ऑन दिस इशू के। वो तो तीन ओपिनियन हमने देखे। कुछ लोग ये करंट स्टेटस को देखना चाहते हैं, कुछ आज़ादी पसंद हैं, और कुछ चाहते हैं कि पूरा चाइना जो है ना सारा कुछ इनका जो नेशनलिस्ट की जो है इनकी जो है वो ये उनकी उनके अंडर आता है, तो पूरा उनका है पूरा चाइना। तो लीगल राइट्स जो है हीयर्स नेशनलिस्ट वाले हैं। ये हमने देखा ताइवानीज़ व्यू। अब इसके अंदर यूएसए का क्या ओपिनियन है। यूएसए से पहले जो है ना क्यूमनतांग पार्टी जो चाइना में रूल कर रही थी 1912 से लेकर 1949 तक, उनको वो मानता था, उनको सपोर्ट करता था। जब 1949 में कम्युनिज़्म और कम्युनिस्ट माओ आया चाइना में, उसके बाद इनके डिफरेंसेस जो है होना शुरू हो गए। चाइना को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, जो कम्युनिस्ट चाइना थी उसको यूएसए ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। 1979 में जाके यूएसए ने इसको तस्लीम किया कम्युनिस्ट जो है चाइना को, और जो है ना इनके साथ रिलेशंस कायम किए डिप्लोमेटिक। और जो ताइवानी जो गवर्नमेंट थी जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑफिशियल नेम है ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ख़त्म कर दिए, और कम्युनिस्ट चाइना के साथ उन्होंने रिलेशंस कायम किया। और यूएसए ने वन चाइना पॉलिसी को प्रमोट किया। यूएसए ने एक्सेप्ट किया कि वन चाइना ही है, पूरा चाइना एक ही है, और ये इस चीज़ को वो फॉलो कर। जितने भी प्रेसिडेंट जो है ना यूएसए में निक्सन के बाद सारे यहाँ इस वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि इस वक्त करंटली वन चाइना पॉलिसी तो यूएसए फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वन ऑन जो है ना अनऑफिशियल रिलेशंस भी जो है ना इनके आपस में इनके साथ जो है ना इनडायरेक्टली इनके साथ वो लिंक में रहा है। उनको हथियार दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, और डिफेंस में उनको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिक में सपोर्ट कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी में। तो ये अनऑफिशियल रिलेशंस इनके साथ ये जो है अमेरिका ने कंटिन्यू रखे हैं 1979। इवन जो है ना कम्युनिस्ट चाइना को तस्लीम किया है, और जो है ना यूएन की सीट में ताइवान की या रिपब्लिक ऑफ चाइना की सीट पहले थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जितने भी इंस्टीट्यूशन में वो उन यूएसए ने बैकआउट किया। वो सारी सीटें वो मुंतकिल हो गई जो रिपब्लिक ऑफ चाइना से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है ना पूरी दुनिया में वो राइट्स मिले इनकी जगह पे। लेकिन हमें ये इस वक्त करंटली हमें स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी नज़र आ रही है यूएस पॉलिसी में, क्लियर नहीं है। मतलब
यूएसए वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहा है कि वो चाहता है कि ये पूरी चाइना एक ही है, माना है, उन्होंने एग्रीमेंट किया डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने से पहले वन चाइना पॉलिसी को माना है, आज तक माने, लेकिन उसके साथ साथ अनऑफिशियल रिलेशंस भी ताइवान के साथ हैं, उनके साथ डिफेंस भी मुआहदे कर रहा है। उनके जो डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं, नेल्सो पेलोसी हमने देखा, जो जो थी स्पीकर थी यूएस की, वो विज़िट किया ऑफिशियली। उसके बाद जो है ना रिलेशन और मज़ीद टेंस हुए चाइना और यूएसए के। तो स्ट्रेटजी गेम पे क्लियर नहीं है, मतलब कुछ अभी रिसेंटली देखें कि ये जो यूएस का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो बड़ा के लिए जो है ना, जो इसके ऊपर सख्त, अगर चाइना के वो कहता है कि अच्छा चाइना अगर हमला करेगा तो यूएसए डिफेंड करेगा ताइवान को। तो ये जो इशू है क्लियर नहीं है कि वाई चाइना के ऊपर वो क्यों जो है ताइवान का साथ देखा। मतलब ये क्लियर पॉलिसी एम्बिग्यूटी नज़र आ रही है। वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ ये अनऑफिशियल रिलेशन और उनको सपोर्ट भी। तो चाइना इसके ऊपर, चाइना का ये है कि यूएसए को वो कहता है कि डोंट सपोर्ट, डोंट बैक आउट, ताइवान को सपोर्ट ना करें, क्लियर रहें पॉलिसी में। और ये कि ताइवान की डिफेंस में उनकी जितनी भी उनको आप हेल्प कर रहे हैं उनको सपोर्ट ना दें। ये अल्टीमेटली इशू है, इंटरनल इशू है चाइना का मामला है, आप इनको सपोर्ट ना करें। तो ये स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी यूएस की पॉलिसी में भी हमें नज़र आ रही है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको हम देखते हैं क्या मसला है क्या। तो वाई ताइवान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूएसए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। क्यों, वजह क्या है जिसकी वजह से ताइवान के मामले पर जो है यूएसए सीरियस है और वो उनके साथ अनऑफिशियल रिलेशंस भी कायम रखे हुआ है। तो इसके जो 3 बड़े इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं जो आपको जानने चाहिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको काम आएंगे और किसी इंटरव्यू में भी आपको काम आएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें फ़र्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ यूएस एलाइज। ये सिक्योरिटी ऑफ यूएस एलाइज वो कैसे, अगर हम ताइवान की लोकेशन देखें ना, ताइवान है, हम जैसे बात की कि आइलैंड है, ये मेनलैंड चाइना है, मैंने कहा यहाँ पर स्टेट ऑफ ताइवान है, यहाँ पर ये आइलैंड है। ताइवान की जो लोकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चेन ऑफ आइलैंड्स में ये एक आइलैंड है, उसके चेन में ये पहला एक है, उसके साथ ये जापान भी है, यहाँ पर ये फिलीपींस भी है। तो ये हमने देखा, अगर यूएसए का कहना है कि अगर ये ताइवान जो है अगर आ गया इसके हाथ में, चाइना के ऊपर कंट्रोल में आ गया ना, तो चाइना अपनी पूरी जो है ना मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, जितनी भी चाइना की आर्मी है, एयरफोर्स हैं, उसके जो है ना वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वो तो इसका कंट्रोल हो जाएगा आइलैंड। अगर यहाँ पर मिलिट्री आ गई चाइना की, तो यहाँ से वो जापान भी करीब है, तकरीबन 100 माइल्स, तो 120 माइल्स यहाँ पर फिलीपींस है, फिलीपींस यहाँ पर जापान है। तो ये जापान, क्योंकि ये यूएस का फ्रेंड है, अलाइज है, फिलीपींस भी यूएसए का। तो ये इन कंट्रीज़ की, यूएस फ्रेंडली कंट्रीज़ की ना सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी आगे जाके। यहाँ पर अगर ये चाइनीज़ जो इंस्टॉलमेंट मिलिट्री, तो यहाँ पर वो इजीली उनको जो है ना मॉनिटर कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स भी है। तो एशिया पैसिफिक का, जो एशिया पैसिफिक कंट्री में, इंडो पैसिफिक में ये कंट्री आते हैं, इंडो पैसिफिक की जो ओवरऑल सिक्योरिटी होगी ना, तो ये कंप्रोमाइज़ होगी। तो इंडो पैसिफिक जो है इसके अंदर कंट्रोल है ना वो चाइना का बढ़ जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, ये चाइना इसको मॉनिटर कर रहा है, ये यूएस इसको देख रहा है कि ये चीज़ नहीं होने देगा कि ये अगर यहाँ पर इसके हाथ में निकल गया, और ये ताइवान इसी वजह से कि उसके बाद ये ना चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इसके साउथ इंडो पैसिफिक या ओवरऑल पैसिफिक ओशियन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये एक वन ऑफ रीज़न। दूसरा इकोनॉमी है। अब देखें जो इस चाइना ताइवान स्टेट के में और ओवरऑल इकोनॉमिकली बहुत से जो है ना जो ट्रेड होता है इस स्टेट के ज़रिए और इंडो पैसिफिक के ज़रिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि यूएसए और ताइवान की इकोनॉमी भी आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया में 70% वर्ल्ड्स सेमी कंडक्टर जो इंडस्ट्री है ना वो है
ये देखें 70% वर्ल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कौन ये ताइवान प्रोड्यूस करता है। 90% जो है एडवांस चिप्स जो हैं कंप्यूटर सिलिकॉन ये सारी कंप्यूटर मोबाइल्स में ये जो यूज़ होती हैं चिप्स 90% दुनिया में प्रोड्यूस करने वाला ताइवान है। तो अगर ताइवान कंट्रोल में आ गया चाइना के तो यूएस और चाइना की तो रिवलरी है जो इसकी टेंशन्स हैं। तो ये दुनिया में इसका कंट्रोल जो है ना वर्ल्ड में मसला होगा कि यूएसए को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और दुनिया बैठ सकती है, इकानमी दुनिया की बैठ सकती है इन क्राइसिस ऑफ वार, या अगर ये इनके कंट्रोल में आ गया तो इकोनॉमिकली जो है ना ताइवान और अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े हैं। क्योंकि सबसे दुनिया का 90% चिप्स, क्योंकि ये हमने देखा है आज इट्स एरा ऑफ आईटी, उसके अंदर रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये ताइवान प्रोड्यूस करता है दुनिया में। तो ये भी इकोनॉमिकली है और ये भी जिसकी वजह से ये नहीं होने देगा, कोशिश करेगा कि ये ताइवान एक इंडिपेंडेंट रहे, ताइवान इसको कंट्रोल में ना जाए जो है ना चाइना के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी का मसला। डेमोक्रेसी में हमने ये देखा है कि ये जो है ना ताइवान ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है और ये सक्सेस स्टोरी है साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया में ओवरऑल ये सक्सेस स्टोरी है। ये डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री है, डेवलप अच्छा कर रहा है ये आइलैंड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी भी है। और यहाँ पर जो ये कंट्री है फ्री है, लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी है, तरक्की अच्छी कर रहा है। तो तकरीबन 23 मिलियन पीपल इस आइलैंड में रहते हैं। तो ये कि अगर यूएसए करेगा, अगर ये 23 मिलियन पीपल अगर अंडर आ गए चाइना के, इनकी जो है ना ओवरऑल जो राइट्स हैं वो सब्जुगेटेड हो सकते हैं वो, क्योंकि चाइना के ऊपर यूएसए एलिगेशन लगाता है ह्यूमन राइट्स के, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो है ना लिबर्टी नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी की वजह से वो यूएसए चाहेगा कि अगर ये आइलैंड टुडे टुडे इज़ यूक्रेन, टुमारो इज़ ताइवान, क्योंकि अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया रशिया ने, अगर रशिया को देखते हुए चाइना भी ताइवान को कर सकता है। तो ये भी है कि ये भी यूएसए फील करता है कि आगे जाके जो है ना अगर हमला हुआ तो ये पीपल की सब्जुगेशन करना होगी। ये अथॉरिटेरियन रिजीम कंट्रोल या डिक्टेटर्स रिजीम जितनी दुनिया में वो मजबूत हो जाएंगी, जो दूसरी डेमोक्रेसीज़ हैं, स्मॉलर डेमोक्रेसीज़ हैं, वो थ्रेटेंड फील करेगी। लाइक फ़िलीपींस में हमने उसने देखा कि उसका करीबी आइलैंड है, तो फ़िलीपींस भी अपनी क्या करेगा, वीक फील करेगा, थ्रेटन फील करेगा। तो उसके बाद जापान भी और उसको फील करेगा, अपनी मिलिट्री को विनाश करेगा, बिल्डअप करेगा। तो आर्म्स रेस हो सकती है, मज़ीद जो है ना टेंशन ख़त्म क्रिएट हो सकते हैं। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यूएसए चाहता है कि ताइवान जो है ना चाइना के कंट्रोल में ना रहे, और चाइना इससे एम्बिग्विटी के शिकार है कि वो इसको देख रहा है फ्यूचर में उसके साथ अनऑफिशियल रिलेशंस भी कायम करते आ रहा है, ताकि वो बाद में देखेगा इसके साथ किस तरह ट्रीट करना है। तो हमने देखा कि इसे करंट जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने जब अपनी इनाग्रेशन की, प्रेसिडेंट बना, तो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिन्होंने ताइवान से जो है डेलीगेशन बुला के उन इनाग्रेशन में उनको दावत दी थी। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया, ताइवानीज़ ट्रेवल एक्ट पास किया, जिसमें जो है ना डायरेक्टली जो लीडर्स हैं कांग्रेस के अमेरिका के वो मिल सकते हैं ताइवानीज़ लीडर्स के साथ। ये भी ट्रंप कर गया। उसके बाद $250 जो है ना ट्रंप ने दिए अनऑफिशियल एम्बेसी कायम करने के लिए ताइवान में। तो ये भी साथ साथ ये कर रहा है यूएसए। तो दीज आर दी रीज़न जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएसए कंसीडर ताइवान एज ए वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमने आज देखा कि ताइवान का इशू क्या है, ताइवान का इशू कब स्टार्ट हुआ, और ताइवान के ऊपर चाइना के क्या क्लेम्स हैं, ताइवानीज़ का क्या ओपिनियन है। उसके बाद हाउ यूएसए व्यू ताइवान, और ताइवान क्यों इम्पोर्टेंट है यूएसए के लिए। ये कुछ हमने सवालात को हमने देखा। तो होपफुली ये कि इस चीज़ को अगर हम देखें कि
ताइवान बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, एक करंट इशू है। इनके ऊपर डिफरेंट एनालाइज कर सकते हैं, जंग भी हो सकती है फ्यूचर में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है जिनकी वजह से फ्यूचर में अगर ये वार की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बेहतर है कि यूएस अपनी पॉलिसी क्लियर करे, यूएसए जो वन चाइना पॉलिसी है उसको फॉलो करे, और जो है ना सपोर्ट जो है ना स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को ख़त्म करे, अनऑफिशियल रिलेशन इतने जो है ना उसके साथ कायम जो है ना करे। ताइवान इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ताइवान चाइना, तो उसको सपोर्ट ना करे। तो ये पॉलिटिकल इशू टेंशन्स जो है ना ताइवान और जो है ताइवान और चाइना आपस में मिलकर डिप्लोमेटिकली जो लीडर टू लीडर्स अपने ताल्लुकात और इन मसाइल को हल कर सकते हैं, बजाय कि दूसरा जो माइल्स अवे है यूएसए वो इंटरफियर कर रहा है। इनकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और इसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं बिटवीन टू वर्ल्ड पावर्स। तो ये इसको अगर यूएसए कंट्रोल करे, यूएसए बैक, जो चाइना का मानना है कि यूएसए शुड नॉट हेल्प ताइवान, तो मसला हल हो सकता है। थैंक यू।